नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। 5 टॉपिक के साथ आते हैं। एपिसोड 53 पर अब हम पहुंच चुके हैं। आज का पहला टॉपिक पहले प्रश्न के साथ देखते हैं। पोषण अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये पोषण अभियान जो है अपने आप में ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और सामाजिक सुरक्षा को लेकर के जब बातें की जाती है तो इस तरह की अभियान, इस तरह की योजना जो है वह प्रश्न में आ सकता है। अब जरा यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। पूछा गया है सही है कौन सा कथन। देखिए, इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में, एक तो फैक्ट यहाँ पर आपको मिल गया, शुरुआत कब से किया गया। दूसरा, झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से किया गया, ये कह रहा है। देखेंगे कि क्या यहाँ पर सच्चाई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय कहा गया है, क्या इसकी नोडल एजेंसी है। नोडल एजेंसी क्या होता है? जिसको कामकाज देखने का काम करती है, फीडबैक लेती है, वो योजनाओं को लागू करवाती है, मतलब पूरी जिम्मेदारी जिस पर है उसकी बात किया गया है। अब इस दोनों चीजों को आराम आराम से समझते हैं। सबसे पहले पोषण अभियान के विषय में समझ लेते हैं। और जब यहाँ पर पोषण अभियान की चर्चा किया गया तो हमारे लिए ज्यादा जरूरी यह है कि इस अभियान की शुरुआत कहां से हुआ। देखिए, इस अभियान की शुरुआत जो है ना, वह 8 मार्च 2018 से किया गया था। और कहां से किया गया था? राजस्थान। राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झुंझुनू, आपने सुना होगा। उसी जगह से इसकी शुरुआत हुआ था, ठीक है। अब यहां पर आपको 2018 तो लिखा है, ये सही हो गया, लेकिन यहां राजस्थान के झारखंड के पलामू जिले, ये फैक्ट गलत हो गया। मैंने क्या कहा? राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से, ये गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसका नोडल एजेंसी है। देखिए, यहां पर पोषण अभियान के विषय में जब समझेंगे ना, तो पोषण अभियान का उद्देश्य इसमें रखा गया है कि 6 साल से कम उम्र के जो बच्चे होंगे, किशोरी होंगे, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं होंगी, स्तनपान कराने वाली जो माताएं होंगी, उनमें पोषण संबंधी जो समस्या आ सकता है उसको दूर करना है ना, ताकि इस तरह की रणनीति बनाना, समयबद्ध तरीके से उनकी जांच पड़ताल करना और एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना कि पोषण की समस्या इन्हें ना आ सके। अब मैंने क्या कहा? बच्चियों को लेकर के बात किया, 6 वर्ष से कम के, किशोरियों की बात किया, गर्भवती महिलाओं की बात किया, स्तनपान करने वाली महिलाओं की। तो आप ही बताइए, इस तरह के काम क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा या फिर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा? मैं शुरू में कहते रहता हूं हमेशा कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं यूपीएससी में जो कि अगर आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान प्रश्न होता है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह प्रश्न उसी नेचर का था, यह फैक्ट भी गलत हो जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है, नोडल मंत्रालय है, ऐसे कह सकते हैं। दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। कौन सही है? डी के साथ चलेंगे, ना तो एक ना ही दो। आगे बढ़ जाएं, दूसरे प्रश्न पे चले। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, और ये थोड़ा सा एनवायरनमेंट से जाके भी जुड़ेगा, इसलिए भी महत्वपूर्ण मैं इसे मानता हूं। 5 स्टार दीजिए। यहां पर कुछ बातें कही गई है और कहा गया है कि उपयुक्त में से कितने, ध्यान दे रहा है, कितने सूखा समन रणनीतियों से प्रभावी भूमिका निभाते हैं। यानी कि सूखे की स्थिति से निपटने में ये जो 3 तरीके दिए गए हैं, क्या ये प्रभावी हैं? एक कहा गया है मल्चिंग की बात की गई है, एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंटों का उपयोग और ड्रिप सिंचाई। अब सबसे पहले हम इस तीनों चीजों को देख लेते हैं कि ये तीनों चीजें हैं क्या, फिर हम इस पर आ जाएंगे तो समझ जाएंगे हम। पहला क्या है? मल्चिंग की बात किया गया। अब मल्चिंग है क्या? जैसे आपने देखा भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि मिट्टी के सतह को कार्बनिक या अकार्बनिक पदार्थों से ढक करके नमी बनाए रखने, मिट्टी के कटाव को कम करने और जल संरक्षण के लिए ये सब चीजें किया जाता है। मल्चिंग की प्रक्रिया यही होती है। इसके अलावा दूसरा यहां पर क्या है? एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंटों का उपयोग। एंटी ट्रांसपेरेंट एजेंट जो होते हैं ना, ये पौधों की पत्तियों से होने वाले जो आप कह सकते हैं जल वाष्पीकरण होता है, उसको कम करने में सहायक होता है। अब इससे क्या होगा? वाष्पीकरण कम होगा, तो इस वजह से क्या होगा कि जल की बचत हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर यह भी सूखा से कम करने में कामयाब हो गया, दोनों हो गया। ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई क्या होता है? यह पानी को सीधे पौधे के जड़ से पहुंचाया जाता है ना। जैसे मान लीजिए ये पौधा है, ये पौधा हो गया, तो ये जो जड़ है, तो अगर आप पानी यहां से देते हैं या इधर से दिया जाता है तो पानी बहुत प्रभावित होगा, तो सीधे जड़ तक ही पहुंचाए। क्योंकि उद्देश्य क्या है? पानी पहुंचाना कहां है? जड़ में, तो सीधे जड़ तक पहुंचा दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो जल की बर्बादी कम होगा और सूखे की स्थिति में जल संरक्षण प्रभावी हो सकता है। तो ड्रिप सिंचाई भी एक कारगर इसमें साबित होगा। तो तीनों ही सही हो गया। और इसमें आपसे कितने पूछा गया था? सी के साथ चलेंगे, केवल 3, यानी कि तीनों ही यहां आपको देखने को मिलेगा। सही है।
आगे बढ़ जाए, तीसरा भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्यों इंपॉर्टेंट है? नेल्सन मंडेला नियम 2015 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? 4 स्टार डालिए। चर्चा में आजकल रहा है थोड़ा, क्योंकि ब्लैक लाइफ मैटर्स अमेरिका में चर्चा में रहा था, उसके बाद ये सब चीजें आया। आप जानते हैं कि नेल्सन मंडेला खुद बहुत लंबे समय तक जो है ना अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा जेल में गुजारे, लगभग 27 वर्ष तक रहे वो जेल में। तो ये चीजें जो है ना वो जेल आधारित ही आ गया, कैदियों के जीवन को लेकर के आ गया। ये सी विकल्प सही होगा, लेकिन इसके विषय में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे ताकि वहां से प्रश्न आता है तो सही हो सके आपके लिए। नेल्सन मंडेला नियम का संबंध जो है कैदियों के अधिकारों और उनके साथ होने वाले जो व्यवहार है उससे संबंधित है, कि मानवीय व्यवहार हो। ये संयुक्त राज्य द्वारा 2015 में अपनाए गए नियम कैदियों के उपचार के लिए न्यूनतम मानक नियम वो जो तय किया गया था वही है ना। और इसको नेल्सन मंडेला नियम क्यों कहा जाता है? पहले ही मैं बताया कि नेल्सन मंडेला अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा 27 वर्ष जो है वह कैद में रहते हैं, जेल में रहते हैं। तो कैदियों के अधिकारों के प्रतीक के रूप में इसे बताया गया। ये नियम जो है कैदियों की गरिमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा हो गया, पुनर्वास हो गया, अमानवीय व्यवहार से निषेध, इन सब बातों को लेकर के ध्यान देता है। फिर से कह रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तीसरा, कैदियों से आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थ और रणनीतिक तैयारी, यहां से ये चीजें देखिए। प्रश्न जब भी बड़ा हो घबराना नहीं है, उसका जवाब बहुत छोटा होता है। शीर्षक से रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया गया? बस संस्था का ही तो नाम बताना है। यहां पर आपको लिखा हुआ है, 4 बातें लिखी हुई है। ये जो भारत का थिंक टैंक है ना, भारत सरकार का नीति आयोग, योजना आयोग के जगह पर इसे लाया गया, तो नीति आयोग के द्वारा यह जारी किया गया रिपोर्ट। ध्यान देना है किस तरह की रिपोर्ट से प्रश्न आ सकता है, इसीलिए एक बात इस रिपोर्ट के अंदर में जो बातें हैं थोड़ा सा उसे भी पढ़ लेना है आपको, और नीति आयोग के विषय में थोड़ा सा जानकारी लेके जाइए। हम लोग पहले इस पर चर्चा कर चुके हैं। 5वें पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहा गया है सही है और कितने कथन। देखिए यहां पर जो है राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से, टाइगर रिजर्व से संबंधित है, इसको 5 स्टार डालिए। ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये चर्चा में रहा है ना ये टॉपिक। तो जो भी टॉपिक पर्यावरण से संबंधित हो जाए उसको ठीक से पढ़िए। अब यहां पर देखते हैं कि 4 कथन और कितने कथन सही हैं। मध्य प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश के जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है, भारत का उसको 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये हम सबने पढ़ा है, तो ये सही हो गया। दूसरा, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य जो है नामदफा टाइगर रिजर्व है क्या? अब यहां पर रोकना है। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार भारत का जो सबसे छोटा जो बाघ अभ्यारण्य होगा वह असम का नामेरी टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? नामेरी टाइगर रिजर्व, और ये कहां पर है? असम में। तो ये जो आपको यहां पर दिख रहा है ये क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर केंद्र सरकार, देखना है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और उसकी सलाह पर केंद्र सरकार किसी भी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित कर सकती है। ध्यान देना है। देखिए इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को देखना पड़ेगा। उसमें यह स्पष्ट तौर पर प्रावधान है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सलाह पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38(5) जो है, इसके आधार पर, इस प्रावधानों के अनुसार पर जो केंद्र सरकार है वह नहीं बल्कि राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित कर सकती है। तो यहां पर जो है केंद्र सरकार की वजह से ये फैक्ट भी गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक बाघ की आबादी वाला राज्य कर्नाटक है। नहीं, ये कौन सा है? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश है, और इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है, ये आबादी के आधार पर रखा गया है, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि केवल एक सही हुआ 4 में, और आपसे कितने पूछा गया था? केवल एक है, तो ए विकल्प के साथ हम लोग चलेंगे। ठीक है, ये 5वां प्रश्न हो गया। फिर से बता रहा हूं ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न आपके लिए जो आप जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का बादशाह था? ध्यान दीजिएगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। 4 विकल्प है, जो भी आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सबों की प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। लगातार जो है बने रहिए, डटे रहिए। बहुत कम समय, 2 महीना बचा है, तो अंतिम प्रहार जो है वो मजबूती के साथ होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।